नमस्कार, भारत इन कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। सोमनाथ का इतिहास केवल एक मंदिर का इतिहास नहीं है, यह भारत की सभ्यता की कहानी है। हजार वर्षों में सोमनाथ टूटा, फिर बना, फिर टूटा और फिर खड़ा हुआ, और आज वह पहले से बहुत अधिक मजबूत खड़ा है। यही भारतीय सभ्यता की पहचान है। और आज यह जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उस पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के साक्षी बन रहे हैं। आज जब हमारा भारत नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल इमारतों से नहीं बल्कि चेतना में होती है, और यही चेतना आज भी भारत को आगे बढ़ा रही है। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। आइए मैं आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्मृति, आस्था और निरंतरता का प्रतीक है। पुराने ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। सोमनाथ का मतलब सोम प्लस नाथ। सोम मतलब चंद्रमा, नाथ मतलब भगवान। जो चंद्र के भगवान हैं उन्हें हम सोमनाथ कहते हैं। आज भारत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अपने वीर बलिदानों के कुर्बानी के लिए मना रहा है। साथ में अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन को यह याद दिलाए या इंस्पायर करे कि हमेशा अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को इसी तरह आगे बढ़ाएं और हमेशा गौरवान्वित करें। आइए अब हम देखते हैं आखिर सोमनाथ लोकेटेड कहाँ पे है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। फिर इसमें अगर हम वेस्टर्न साइड जाएंगे तो गुजरात में अरेबियन सी के कोस्ट पे वी विल हैव अ सोमनाथ टेम्पल। ये जस्ट अरेबियन सी के एकदम कोस्ट लाइन पे है। अगर आप देखें तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से बहुत ही पास में पाकिस्तान, ईरान, यूएई एंड ओमान जैसे कंट्री यहाँ से सबसे पास में है। आपको क्या पता है, अगर सोमनाथ से हम सीधे दक्षिण जाएं तो हमें कोई लैंडमार्क नहीं मिलेगा, हम सीधे अंटार्कटिका पे जाकर रुकेंगे। और यह बात बाण स्तंभ जो कि 7वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि अभी सोमनाथ में ही स्थित है, उसमें यह संस्कृत में लिखा हुआ है कि यहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक कोई लैंड नहीं है। यह दिखाता है हमारे पूर्वजों के पास कितनी वास्ट ज्योग्राफिकल नॉलेज थी। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा 7वीं सेंचुरी में था कि यहाँ से दक्षिण की ओर कोई लैंड मास नहीं है। आइए अब हम आगे देखते हैं सोमनाथ पे अटैक्स का इतिहास। सबसे पहला अटैक सोमनाथ पे आज से 1000 साल पहले 1026 में महमूद ऑफ गजनी ने किया था। महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान से आया था। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पे हमला किया था। इसके अलावा तुगलक डायनेस्टी में इस पे हमला होते रहा। इसके अलावा महमूद बेगारा ने इसे तोड़कर इसे मस्जिद में बदल दिया था। यह तो 15वीं सेंचुरी तक की बात थी। 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब जब पूरे भारत का मंदिर विध्वंस करा रहा था तो उसने सोमनाथ को भी कहीं से नहीं छोड़ा। उसने तो सोमनाथ को तोड़ा, वहां पे मस्जिद बनवाया। उसके अलावा उसने शिवलिंग को भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस टाइमलाइन ऑफ अटैक से हम देख सकते हैं सोमनाथ पर 6 से 7 बार बड़े आक्रमण हुए। हर बार मंदिर टूटी लेकिन आस्था नहीं टूटी। सोमनाथ केवल इमारत नहीं था, वह भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। आइए अब हम देखते हैं महमूद ऑफ गजनी, जिसने 1026 आज से 1000 साल पहले अटैक किया था। उसी के 1000 साल पूर्ण होने पे आज हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। गजनी करंट डे अफगानिस्तान का रूलर था। उसने भारत पे 17 बार रेड किए। गजनी का आक्रमण केवल धार्मिक नहीं था, वह उस समय के जियोपॉलिटिक्स, उस समय के ट्रेड रूट्स और उस समय की इकोनॉमिक्स को टोटली कंट्रोल करने की एक स्ट्रेटजी थी। भारत उस समय विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था में था, और समृद्धि तो हमेशा से ही आक्रमण को आकर्षित करती है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ जब गजनी ने भारत पे आक्रमण किया था तब हमारा महान भारत कैसा था। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश का राज था और पास के इलाकों में राजपूत किंगडम्स थे। अगर आप देखें तो उस समय पाकिस्तान भारत का ही अंग था। आज पाकिस्तान अलग हो चुका है, लेकिन उस समय आप जानते ही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही अंग थे। और इसी चलते अफगानिस्तान भारत का एक तरह से पड़ोस राज्य
कहा जा सकता था उस समय के परिप्रेक्ष्य से। आइए अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ आखिर एक गजनी है कहाँ जहाँ से वो लुटेरा भारत आया था। तो गजनी के लिए हमें भारत से पश्चिम पाकिस्तान होते हुए करंट डे अफगानिस्तान जाना पड़ेगा और अफगानिस्तान में ही काबुल के पास गजनी स्थित है। महमूद ऑफ गजनी ने भारत आने के लिए कांधार होते हुए क्वेता होते हुए गुजरात पहुंचा था और गुजरात में ही सोमनाथ में पहुंचकर उसने भारी लूटपाट मचाई और उसके बाद वापस अफगानिस्तान चला गया। वो कभी गुजरात में राज तो नहीं किया, लेकिन जो लूटपाट उसने भारत में मचाई वो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हालांकि भारत के उस समय के राजाओं और समाज के लोगों ने सोमनाथ को नहीं भूला। गुजरात के चालुक्य शासक भीमा प्रथम, बाद में कुमारपाल और स्थानीय समाज के लोग ने मिलकर सोमनाथ को दोबारा खड़ा किया। यह दिखाता है भारत में सभ्यता राजा से नहीं समाज से चलती है। हालांकि इसके बाद भी सोमनाथ पे आक्रमण होना बंद नहीं हुआ। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के शासक उल्लुग खान नुसरत खान ने फिर दोबारा सोमनाथ पे हमला किया। 14 सेंचुरी में तुगलक डायनेस्टी ने सोमनाथ को तबाह किया। 15वीं सेंचुरी में महमूद बेगादा सुल्तान ऑफ गुजरात ने तो सोमनाथ को तोड़कर उसे मस्जिद में बदलने का ही फरमान सुना डाला। उसके बाद 1706 में औरंगजेब ने जब पूरे भारत के मंदिरों को विध्वंस करने का तय कर लिया था तो उसने सोमनाथ को भी नहीं छोड़ा। उसने सोमनाथ को तोड़वा दिया, यहाँ तक कि उसके शिवलिंग को भी भंग कर दिया। यह दिखाता है कि कैसे सोमनाथ लास्ट 1000 ईयर में आक्रांताओं का दंश झेलते रहा। आइए अब मैं बताता हूँ ब्रिटिश एरा मतलब जब अंग्रेजों ने भारत पे अपना राज जमाया तब सोमनाथ क्या हुआ। जैसा कि मैंने बताया औरंगजेब ने सोमनाथ को पूरा विध्वंसी कर दिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे बनवाने या इसे दोबारा जीवित करने का कभी नहीं सोचा। उन्होंने कभी हिंदू रिवाइवल को लेकर इंटरवेंशन करने से हमेशा परहेज किया। ये दिखाता है कि कल्चरल नेशनलिज्म ब्रिटिश पीरियड के दौरान कंटिन्यूअसली इग्नोर की गई। उन्होंने चर्च बनवाया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवीजन इंक्रीज किया, लेकिन उन्होंने कभी भी एक सोमनाथ का रिवाइवल को लेकर कभी कोई प्लान, कभी कोई डिस्कशन कहीं भी मौजूद नहीं है। यह दिखाता है सोमनाथ कैसे खंडहर बनकर बिल्कुल नेग्लेक्ट होते रह गया। अब हम आते हैं आजादी के बाद की सोमनाथ की कहानी के। आजाद होते ही भारत के कई लोगों के मन में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी जैसे नेशनलिस्ट लोग के मन में एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी सोमनाथ को दोबारा खड़ा किया जा सके। इसके बारे में जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सजेशन लिया गया तो उन्होंने डायरेक्ट हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और वो उतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि एटलीस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के कोई भी मंत्री डायरेक्ट रूप में इस चीज में सम्मिलित हो। महात्मा गांधी का इसमें व्यू क्लियर था कि यह मंदिर बिल्कुल पीपल के फंड से बनना चाहिए, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी तरह लोगों के चंदे से मिलकर ये मंदिर दोबारा 1951 में खड़ा हुआ और इसका उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। यह मंदिर अभी चालुक्य आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इसको बनाने में वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम आते हैं आखिर सोमनाथ हमेशा इन्वेडर्स के निशानी पे क्यों रहा। इतिहास हमें सिखाता है भारत की कमजोरी मंदिर नहीं थी, कमजोरी थी वी वर पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड। हम लोग मल्टीपल किंगडम से बटे हुए थे, तो जब भी कोई हमला होता था तो ऐसा माना जाता था कि ये एक पार्टिकुलर किंगडम पे हमला है, तो डिफेंस भी एक लिमिटेड होती थी। हमारे पास कोई सेंट्रल अप्रोच नहीं थे, कोई सेंट्रल कमांड आज के टाइम के जैसा नहीं था। एकता की कमी, सीमाओं की उपेक्षा और आपसी संघर्ष यही हमेशा आक्रमण के कारण बने। आइए अब हम देखते हैं इस 1000 साल के टाइमलाइन में हमारे देश के लिए क्या लर्निंग है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एकता, यूनिटी तो हमें बना के ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे पहले के किंगडम आपस में यूनिटी नहीं रहने के चलते जैसे हमारे ऊपर राज किया गया, वो भविष्य में फिर से हो सकता है। अभी का वे दूसरा होगा, लेकिन अगर यूनिटी मेंटेन नहीं रखेंगे तो कल के गए हम पे दोबारा अटैक हो सकता है, सोमनाथ दोबारा टूट सकता है। तो हमें अपना यूनिटी मेंटेन रखना ही होगा किसी प्रकार से, ताकि किसी भी समय ऐसा नहीं आए कि सोमनाथ को दोबारा टूटना पड़े। हमें अपने बॉर्डर को स्ट्रिक्ट विजिलेंट रखना होगा। हम तो मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हैं, हमें मिलिट्री हराना आज के समय में नामुमकिन सा है। हमें मिलिट्री तो हराया नहीं जा सकता, लेकिन हमें अपने देश के डिसयूनिटी, हमें अपने देश के उन दुश्मनों से जरूर खतरा है जो कि हमारे दुश्मन को एक सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं। और हमें सारी चीजों को लेके अवेयरनेस, अपने आप को समझते रहना होगा। हमें अपने कल्चर को हमेशा प्रिजर्व करना होगा। हमें बस
ऐसा नहीं कि हमें बस मंदिर और हमें कोई बिल्डिंग बचाना है, बल्कि हमें अपनी पूरी सभ्यता बचानी है। हमें हर चीज़, हर होने वाले डेवलपमेंट, होने वाले टेक्नोलॉजी की इवोल्यूशन को समझना होगा। सबको समझते हुए आने वाले समय में अपनी सभ्यता को बचाए रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इतिहासकार कहते हैं सभ्यताएं तब मरती हैं जब वे अपनी पहचान भूल जाती हैं। भारत ने सत्ता खोई पर पहचान नहीं खोई, और इसी कारण सोमनाथ फिर से बना। सोमनाथ हमें सिखाता है सभ्यता इमारतों से नहीं, स्मृति से जीवित रहती है। जो टूट कर भी खड़ा हो जाए वही सच्ची शक्ति है, जो सोमनाथ ने करके दिखाया, हमें गौरवान्वित किया है। आज का युवा केवल नागरिक नहीं, एक सभ्यता का उत्तराधिकारी है। अगर आज वर्षों तक टूटने के बाद भी सोमनाथ खड़ा रह सकता है, तो भारत का युवा किसी भी चुनौती के सामने झुक नहीं सकता। आप जब भारत को समझते हैं तो दुनिया आपको समझती है, और जब आप अपनी सभ्यता को जानते हैं तो कल के गए आपको कोई हरा नहीं सकता। अभी तक जो हमें देखा, अभी तक सोमनाथ के अतीत को देखा, लेकिन हमें अपने वर्तमान को भी देखना चाहिए। आज भारत पर आक्रमण तलवार से नहीं हो रहे हैं, आज आक्रमण डिफरेंट प्रोपोगेंडा से हो रहे हैं, डिफरेंट व्यूज से हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन वारफेयर की लड़ाई चल रही है, डिफरेंट अफवाहों से हो रहे हैं, और इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन से, इंटरनल राइवलरी से हो रहे हैं। हमें आपस में भाषाओं के बेस पे, कास्ट के बेस पे और स्टेट के बेस पे बांटा जा रहा है। आज की चुनौतियां हैं गलत इंफॉर्मेशन, आंतरिक विभाजन, और हमें अपनी संस्कृति से दूरी, और सबसे भयंकर हमें अपने इतिहास के बारे में गलत पता होना। हमें अपने इतिहास को सही जानना होगा। सोमनाथ हमेशा याद दिलाता है सभ्यता बाहर से कभी नहीं टूटी, सभ्यता हमेशा भीतर से कमजोर होती है। इसलिए एज ए सिटीजन सिर्फ हम यूट्यूब व्यूअर नहीं हो सकते हैं, हमें इस चीज़ को लेकर अवेयर होना पड़ेगा, हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा, हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। देश की रक्षा करने का जिम्मेदारी सिर्फ उस जवान पे नहीं है जो बॉर्डर पे खड़ा है, बल्कि हमारे और आपके सारे अंदर है। हमें अपने विचारों से, हमें अपने बौद्धिक स्तर से इस देश को बचाए रखना है, और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ताकि सोमनाथ के ऊपर दोबारा कोई आंख उठाकर देखे नहीं। सोमनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, सोमनाथ भारत की आत्मा है। सोमनाथ को गिराने वाले, सोमनाथ को बर्बाद करने वाले आज कहीं न कहीं दब के बर्बाद हो गए, और सोमनाथ आज वैसे ही खड़ा है पर हमेशा खड़ा रहेगा। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता है। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत मुश्किल थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक कंटेंट पसंद आया, प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।